नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा ईसीजी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल ईसीजी क्या होती है हमारी, और अब नॉर्मल ईसीजी के बारे में। और यहाँ से हर एग्जाम में कम से कम आपका एक क्वेश्चन तो कम से कम बनता ही है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। नदी अगर मिल जाए, नदी अगर मिल जाए, समंदर की तलाश करो। शीशा अगर टूट जाए, शीशा अगर टूट जाए पत्थर की चोट से, शीशा अगर टूट जाए पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए शीशे की चोट से, ऐसे शीशे की तलाश करो। ठीक है दोस्तों, तो अपने लगे रहो निरंतर मेहनत में, तो सफलता भी आपको एक न एक दिन मिल जाएगी। चलो आओ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ईसीजी। ईसीजी क्या होती है हमारी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में आपको सर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है? ये होती है इट इज रिकॉर्डिंग 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 द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट हार्ट बाय प्लेसिंग प्लेसिंग ईसीजी ईसीजी लीड ईसीजी लीड ऑन चेस्ट अराउंड हार्ट मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है हमारी कि इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जो हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो हमारी ईसीजी के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे हार्ट में क्या फ्लक्चुएशन कर रहा, कि क्या अब नॉर्मलिटी है, क्या नॉर्मल है, तो हमारे ईसीजी के माध्यम से रिकॉर्ड होता है। और जो ईसीजी लीड है वो हमारे चेस्ट के ऊपर लगा के और अराउंड द हार्ट के पास लगाते हैं, तो हमें ईसीजी से पता लगता है कि हार्ट में क्या अब नॉर्मलिटी है, क्या नॉर्मल है। तो इसमें दो एब्रीवेशन है। एक तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तो मैंने आपको बता दी कि क्या होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम ये क्या होता है? ये होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बाय प्लेसिंग ईसीजी लीड नियर हार्ट का मतलब कि एंडोकार्डियम कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में और ग्राफी में क्या डिफरेंस है कि जो है इसमें जो है हमारी ईसीजी लीड वो कति नियर हार्ट मतलब कि एंडोकार्डियम के पास हम प्लेस करते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्या था, हम उसके क्या नाम अराउंड टेक रहे थे, हार्ट के अराउंड है ना, हार्ट के अराउंड हम ईसीजी लीड टेक रहे थे, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इसमें हम जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है इसके फादर कौन है, सबसे पहले इसको किसने ट्रायल किया था, तो मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले जो ईसीजी का जो है ईसीजी रिकॉर्डिंग ट्रायल सबसे पहले किया था हमारा वोलर ने, एक साइंटिस्ट है वोलर। इसने सबसे पहले क्या किया, ईसीजी की रिकॉर्डिंग का ट्रायल किया।
उनका नाम है वोलर। और वो रिकॉर्डिंग किस बेस पर की है? एक हमारा सिद्धांत ईसीजी जो हमारे सिद्धांत है, ईसीजी की जो रिकॉर्ड होती है हमारे गैलोनोमीटर के सिद्धांत से रिकॉर्ड होती है। गैलोनोमीटर, गैलो गैलोनोमीटर। तो हमारी ईसीजी जो है जो गैलोनोमीटर के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ठीक है जी। और जो सबसे जो हमारे फादर ऑफ द ईसीजी है वे कौन है? फादर ऑफ, जिसने सबसे पहले ईसीजी ईसीजी रिकॉर्ड करी थी। ईसीजी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बाय विलियम विलियम एंथोवन। एंथोवन सबसे पहले जो है ईसीजी रिकॉर्ड करी थी विलियम एंथोवन ने। और वोलर ने क्या किया था? वोलर ने ओनली ट्रायल किया था ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमारे फादर है ईसीजी के विलियम एंथोवन। और ये भी इसने क्या किया? प्रिंसिपल किसके? गैलोनोमीटर के प्रिंसिपल पर, गैलोनो गैलोनोमीटर के प्रिंसिपल पर ईसीजी रिकॉर्ड करी थी। ठीक है जी। तो आगे हम पढ़ते हैं। ईसीजी में हमारी जो कंफ्यूजन होता है, एक 3 एब्रीवेशन आती है। एक तो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है पूरा हमारा इलेक्ट्रोकार्डियो प्रोसीजर कि क्या प्रोसीजर है। एक होता है ना इलेक्ट्रोकार्डियो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो कार्डियो कार्डियोग्राफ। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इन स्टूडेंट क्या करते हैं, इन 3 एब्रीविएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन तीनों का मैं मतलब बताऊंगा आपको। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आ गई जहां पर, वो होता है प्रोसीजर। और जहां पर आ गया हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो वह होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब है पेपर। जो हमारी ईसीजी पेपर निकालती है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अब जो हमारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हमारा ग्राफ है ना, ग्राफ से कंफ्यूजन नहीं हो जाना कि अब ये पेपर होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब, ग्राफ का मतलब है मशीन। जो हमारी मशीन ईसीजी मशीन होती है जो पेपर निकाल लेती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, पता लग गया डिफरेंस का। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है हमारा, जो हमारी मशीन होती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ग्राम क्या होता है हमारा, पेपर, जो पेपर ईसीजी निकालती है। और पेपर निकालने की रेट क्या होती है, क्या होती है ईसीजी की? ईसीजी जो मशीन होती है, ईसीजी जो मशीन होती है वो 25 mm मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से पेपर बाहर निकालती है। ईसीजी जो हमारी है वो 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से पेपर को बाहर निकालती है। तो अब हम पढ़ते हैं ईसीजी जो बॉक्स में कैसे कैसे हम देख सके नॉर्मल ईसीजी है। अब नॉर्मल ईसीजी क्या है? तो नॉर्मल ईसीजी जो हमारी होगी, इसमें जो पूरी ईसीजी है हमारी चार लार्ज बॉक्स में आएगी पूरी एक कंप्लीट ईसीजी, और 20 स्मॉल बॉक्स में। जैसे कि हमारे ये लार्ज बॉक्स हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 लार्ज बॉक्स हो गए। एक लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे होता सब में, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जैसे कि हमारा ये ग्राफ है, ईसीजी का जो ग्राफ निकलता है वो ग्राफ है। तो इसमें ईसीजी कैसे बनती है? जैसे कि हमारे यहाँ पर ईसीजी जो है ये नॉर्मल, ये हमारी होगी पी वेग, पी वेग, ये हमारी होगी क्यू वेग, ये होगी हमारी आर, पी क्यू आर, ये होगी हमारी एस, ये होगी हमारी टी। तो पी वे है वो हमारी कैसे बनती है? जैसे कि हमारा हार्ट है,
हार्ट हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, हार्ट हमारा जब कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसमें हार्ट में एट्रियल जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मतलब कि ये वाला पार्ट, एट्रियल जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हमारा पी वे बनती है। एट्रियल हमारा जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हमारी पी वे बनेगी। और जब हमारा वेंट्रिकल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ये वाला पार्ट, हार्ट का जब निचला वाला पार्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हमारा क्यू आर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है जी, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स करता है वो बनता है टी वेव। ये जो वे है ये हमारे वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के लिए होती है। ठीक है जी, मतलब पी वे बनती है हमारे एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन से, और जो कॉम्प्लेक्स है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से, और जो टी वे है वो हमारे होता है वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से। तो ये हमारी ईसीजी ऐसे वर्क करती है। आगे सेम ऐसे चलते रहती है कि एक ईसीजी फिर दूसरी चलेगी, वो भी सेम 4 बॉक्स में आएगी। अब जो अगर जो कोई अबनॉर्मलिटी है वो चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे अबनॉर्मलिटी है, जैसे कि वाइड कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो जा, टी टी लॉन्ग हो जा, पर लॉन्ग हो जा, पी आर पी के बारे में बताऊंगा आपको कि आगे धीरे धीरे कि क्या होता है। तो इस जो वैसा बॉक्स बनता है तो 5 बॉक्स ऐसे होते हैं, 5 ही बॉक्स ऐसे होते हैं इसमें ना, 1 2 3 4। ये हमारा ईसीजी का ग्राफ है। तो एक ईसीजी का जो स्मॉल डिब्बा है, ये स्मॉल वाला, ये हमारा होता है 0.04 के बराबर, 4 सेकंड। ये हमारा एक स्मॉल होगा। जो लार्ज होगा हमारा, लार्ज जो होगा ये हमारा हो गया 0.2 सेकंड। एक जो हमारा लार्ज बॉक्स का टाइमिंग होता है वो होता है 0.2 सेकंड। तो हमारे एक ईसीजी कितने बॉक्स, हमारी 4 में 0.2 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा 0.8 सेकंड। अगर 0.8 सेकंड तो हमारे 0.8 सेकंड में एक ईसीजी कंप्लीट होती है। ठीक है। और जो जैसे कि हमें हार्ट, अगर जो ईसीजी के ईसीजी से हम हार्ट रेट भी निकाल सकते हैं। जैसे हार्ट रेट ये होगी, हमारे एक ग्राफ है आर, आर से आर के बीच में हम बॉक्स गिन लें कितने हैं, आर से आर के बीच में बॉक्स गिन लेते हैं तो कितने, जैसे कि ये जैसे हमारा ये पी हुआ, ये पी हुआ, क्या हुआ, आर हुआ, एस हुआ, टी हुआ। इसी सेम फिर आगे दोबारा फिर जैसे कि यहाँ से मान लो पी चला, ये हमारा आर हो गया। तो जैसे मैंने कि आपको ग्राफ में बताया था कि ग्राफ में बॉक्स बॉक्स के अंदर आती है। तो जैसे कि हमारा जो बड़ा बॉक्स हो गया, बड़े बॉक्स में 5 बॉक्स छोटे 5 बॉक्स आते हैं। तो आर से आर के बीच में आप बॉक्स गिन लो, उसके हिसाब से आप हार्ट रेट निकाल सकते हैं। हार्ट रेट कैसे निकलेगी, हार्ट रेट निकालने का एक ही फंडा है ईसीजी के माध्यम से कि इसमें कर लो आप 300, लार्ज बॉक्स के लिए हम करेंगे 300 डिवाइडेड बाय लार्ज बॉक्स। मानने के बाद है हमारी जो ईसीजी है वो आ रही है हमारे उसमें 4 बॉक्स में आ रही है पूरी वाली, तो हम 4 डिवाइडेड, सॉरी 300 डिवाइडेड 4, तो उसको काटो, ये हो जाएगा 2, 150, 75। तो ये हमारा आ गया 75 बीट पर मिनट। अगर जो आप स्मॉल बॉक्स के माध्यम से निकालने चाहो, इसके भी एक फंड है 150 100 डिवाइडेड स्मॉल बॉक्स। इसमें क्या होगा 1500 डिवाइडेड, जितने आपके स्मॉल बॉक्स आ रहे, मतलब कि 18 आ रहे, 15 आ रहे, 20 आ रहे, जितनी भी आपकी काउंटिंग में आर आर के बीच में स्मॉल बॉक्स आ रहे वो आप काउंट कर लो। काउंट करने के बाद आप यहाँ पर वो रख दो। जैसे कि एक ईसीजी है, नॉर्मल ईसीजी है, वो 20 बॉक्स में आ रही है स्मॉल बॉक्स में, तो 0 से 0 कट जाएगी। 75, देखो ये भी 75 बीट पर मिनट आएगी। ठीक है जी। तो ये हमारे ईसीजी के बारे में होगा कि हम हार्ट रेट ईसीजी के को देखकर कैसे निकाल सकते हैं।
तो क्या होगा, जैसे कि लार्ज बॉक्स के लिए हम अलग फॉर्मूला है, स्मॉल बॉक्स के लिए अलग फॉर्मूला है। जो लार्ज बॉक्स के लिए होगा हमारा 300 डिवाइडेड बाय लार्ज बॉक्स, और जो स्मॉल बॉक्स के लिए होता है हमारा वो होता है 1500 डिवाइडेड स्मॉल बॉक्स। इससे हमारी हार्ट रेट निकल जाती है। ठीक है जी। तो हमारा ईसीजी के बारे में होगा, नॉर्मल ईसीजी कैसे होते हैं, क्या होता है मामला। पी वी मैंने बता दिया आपको, ये एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन से होते हैं। क्यू आर एक्स एस कॉम्प्लेक्स जो हमारा है ये बनता है हमारा वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से, और टी वी जो बनता है हमारा ये बनता है हमारा वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से। तो ये हमारी नॉर्मल ईसीजी हुई। ठीक है। और 2-3 फॉर्मूले और क्या चलते हैं हमारे कार्डियो में, कि हमें अगर जो पल्स प्रेशर निकालना होता है वो पल्स प्रेशर कैसे निकाल लेंगे। पल्स प्रेशर प्रेशर पल्स प्रेशर होता है हमारा जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मली बीपी कितना होता है हमारा, नॉर्मली बीपी होता है 120 डिवाइडेड 80। 120 मतलब कि mmHg। 120 और हमारा होता है सिस्टोलिक और 80 होता है हमारा डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा कितना है 120 mmHg माइनस के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हमारा 80 mmHg। तो ये हमारा कितना बचेगा 40 mmHg। तो हमारा पल्स प्रेशर कितना हुआ 40 mmHg। तो ये हमारा पल्स प्रेशर का निकालने का फॉर्मूला है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक होता है कि हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर, कि मीन आर्टेरियल प्रेशर हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर, इसके भी 2-3 फॉर्मूले हैं। मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा कैसे आप निकाल सकते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर। इसमें क्या होता है आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर में आपका हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मल्टीप्लाई टू प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड 3। मतलब क्या होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मल्टीप्लाई इसको कर दो 2 से, प्लस उसमें कर दो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिवाइडेड कर दो उसको 3 से। मानने की बात है हमारे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 80, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है हमारा, माने मीन फॉर्मूला क्या है मीन आर्टेरियल प्रेशर का, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मल्टीप्लाई 2 प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको डिवाइड करना था हमें 3 से। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हमारा 80, ये रहा 80। ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई कितने से करना 2 से, प्लस इसमें क्या करना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा कितना है 120, ये हमारा 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है जी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिवाइडेड बाई 3। अब 80 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 160 प्लस 120 डिवाइडेड 3। तो ये कितना होगा ये आपका 160 और 120 280 मल्टीप्लाई 3। तो उसका हम काटेंगे 9 या 27, 9 या 27, अरे क्या चलेगा 9 27, तो 93.33। ये हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर आ जाएगा एक आर्ट का। कि कैसे निकालते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मल्टीप्लाई 2 प्लस हम करते हैं उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड 3। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा होगा 80, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड 3। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो
टोटल आ जाएगा 93.33 आ जाएगा। तो हमारे मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है। ठीक है जी। और नॉर्मली जो है, अब ईसीजी में पढ़ ली। अब नॉर्मल ईसीजी के बाद हम आपको बताऊंगा अब नॉर्मल ईसीजी। इसमें से कम आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% बनना ही है, हर एग्जाम में आता है। और नोट सेट में तो स्पेशल एक क्वेश्चन यहाँ से आती ही आता है। जैसे कि हमारी नॉर्मल ईसीजी होगी, सॉरी थोड़ी पी क्यू आर एस टी, तो ये हमारी नॉर्मल ईसीजी है। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो हाइपोकैलीमिया में क्या होता है, जो हमारे है आइनोट्रोप्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हुआ और हमारा पोटेशियम है, उसमें क्या होता है जैसे कि हाइपोकैलीमिया जैसे आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है जैसे कि हमारी नॉर्मल ईसीजी में क्या होता है, ये नॉर्मल ईसीजी हमारी जो बन रही है पी क्यू आर एस टी, तो ये हमारी नॉर्मल ईसीजी है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी हाइपोकैलीमिया मतलब कि जहां पर हमारी पोटेशियम की कमी होती है, तो पोटेशियम की कमी में क्या होता है, पी हमारा ये होगा, क्यू ये होगा हमारा, आर ये होगा उसमें, एस ये होगा हमारा। तो टी की जगह इसमें क्या होता है, यूवे आ जाती है यहाँ पर, प्रोमिनेट प्रोमिनेट यूवे। ये प्रोमिनेंट यूवे किस्म होती है जिसमें जिसमें पोटेशियम की कमी होती है। नॉर्मल पोटेशियम हमारा कितना होता है, 3.5 से लगाकर 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर, ये हमारा नॉर्मल पोटेशियम होता है। मतलब 3.5 से अगर जो पोटेशियम कम जाता है, मतलब कम चले जाएगा, तो उसमें क्या होगा, टी वे की जगह यूवे यूवे दिखने लगी, प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो समझ जाना आप, यो हाइपो कैलीमिया का पेशेंट है हमारा। ठीक है जी, ये होगा हमारा हाइपोकैलीमिया के बारे में। ठीक है जी। अब इसमें जो आप पढ़ते हैं हाइपर कैलीमिया के बारे में, हाइपर कैलीमिया में क्या होता है, हाइपर कैलीमिया में क्या होगा, हाइपर कैलीमिया में क्या था हमारा, जो होती है जैसे पी, ये हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें जो हमारी टीवे होती है, नॉर्मली टीवे जो होती है उसका साइज ये होता है। तो इसमें क्या होता है, हाइपर कैलीमिया में जो टीवे है वो पीक ऊपर चली जाती है, मतलब पीक चली जाती है जैसे, है ना, यहाँ पर। तो समझ लीजिए हाइपर कैलीमिया मतलब कि इसमें पोटेशियम की हमारी मात्रा इंक्रीज है। कितने से ज्यादा, ये नॉर्मल हमारा पोटेशियम होता है 3.5 से लगा के 5.1। तो अगर जो हमारा पोटेशियम 5.1 से ऊपर चले जाए, तो समझ लेना कि इसमें आपका हाइपर कैलीमिया है, जो टीवी ऊपर चली गई। ठीक है जी, ये होगा आपके हाइपर कैलीमिया के बारे में बात। ठीक है। आज आज जो हाइपोकैलीमिया, जो हमारा हाइपोकैल्सीमिया सॉरी, हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, क्यूटी जो हमारा क्यूटी का है वो प्रोलोंगेशन हो जाता है, क्यूटी वे होती है। जैसे कि हमारी यह पी क्यू क्यू आर एस टी, मतलब कि जो हमारे क्यू से टी के बीच की जो दूरी है या ये बढ़ जाती है, क्यू टी प्रोलोंगेशन, मतलब ऐसे मान लो प्रोलोंगेशन है सर, मतलब जहाँ हमारी क्यू से लगा क्या टी तक की जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा में हाइपोकैल्शियम में बढ़ जाता है, मतलब कैल्शियम की कमी से हमारी जो ईसीजी में चेंज होगा, जो क्यू और टी के बीच का डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो होता है हमारा
तो एट्रियल सबसे पहले हम पढ़ते हैं एट्रियल फ्लूटर के बारे में। एट्रियल फ्लूटर क्या होता है? एट्रियल फ्लूटर में क्या होता है, जो हमारी एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन जो हमारा बनता है, अब नॉर्मलिटी आती है, तो इसी में आ गई। ये हमारे यहाँ पी है, ये हमारा क्या, हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जिस पर ट्रुथ शेप आपको ईसीजी में दिखाई दे एग्जाम में, जैसे आप सी ट्रुथ शेप ये वाला, तो आप समझ जाना कि हमारा ये एट्रियल फिल्टर है, ठीक है जी। और वो क्यों आरएक्स कॉम्प्लेक्स आपका सही रहेगा, तो ये हमारा एट्रियल फिल्टर हो गया। और इसी के जब एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन वो क्या होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होगा, हमारा जो है, आप यहाँ टूथ शेप बढ़ना, तो यहाँ पर आप उसको काउंट नहीं कर सकते, मतलब कि टूथ शेप बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, जैसे ऐसे हो जाएगा, तो ये होगा हमारा, ये होगा हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन। समझ गए आप? एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होगा, जो हमारी पी वेव होती है उसको आप पहचान नहीं पाओगे, ऐसे बनी होती है, ठीक है, फास्ट रेट में बनी होती है, तो इसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। एट्रियल फिल्टर में क्या हुआ, टूथ शेप आपको पी वे दिखाई देगी, और एट्रियल फिब्रिलेशन में आपको है वो काउंटेबल नहीं होने गया ना, पूरी स्पीड से चलेगा यहाँ पर, है ना, ये होता है हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया क्या होता है और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन क्या होता है। तो आप उसकी ईसीजी की कैसे पहचान कर सकते हो, ये हमारा होगा वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया। वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी डेट बढ़ जाती है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट में ईसीजी आपको कैसे दिखाई जाएगी, जहां भी आपको ईसीजी एग्जाम में ऐसे दिखाई दे तो समझ लो आपको वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया है, ठीक है जी। ये वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन क्या होता है, डिफरेंस इन दोनों में कैसे पहचानोगे आप? वेंट्रिकल फिब्रिलेशन क्या होता है? वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में क्या होता है, जो हमारा है ईसीजी बनती है तो बहुत फास्ट बनती है, मतलब थोड़ा सा पता नहीं लगता, वेव बहुत फास्ट चलती है इसमें, थोड़ी सी ईसीजी जो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में हमारा, तो ईसीजी वो थोड़ा इस टाइप से बनती है, ठीक है। तो ये हमें अब नॉर्मल ईसीजी के बारे में पढ़ा था, जैसे कि नॉर्मल ईसीजी में पढ़ा था वेंट्रिकल जो हमारा ट्रैकीकार्डिया होगा उसमें क्या है, हार्ट रेट बहुत फास्ट चलेगी, हार्ट रेट बहुत फास्ट चलेगी, तो टाइमिंग कम लगेगा। टाइमिंग मिलेगी जब जैसे 0.8 सेकंड में 1 सेकंड पूरी हो रही, तो वो 0.8 सेकंड से कम में हो जाए, मतलब 0.4 में हो जाए, 6 में हो जाए, तो वो टाइमिंग बहुत कम लगेगी। और ब्रेडीकार्डिया में क्या होगा, ब्रेडीकार्डिया में ईसीजी है थोड़ा वो प्रोलंगेशन हो जाएगी, टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा, 0.8 सेकंड की जगह ज्यादा टाइम लगेगी, वो होता है हमारा ब्रेडीकार्डिया। और जो हमारा बनाता है एट्रियल फिल्टर मतलब आपका हमारा बन जाता है टूथ शेप, इसी जो हमारी होती है सी टूथ शेप बन जाती है, वो होता है हमारा एट्रियल फिल्टर। और जो एट्रियल फिब्रिलेशन है उसकी जो हमारी पी वेव जहाँ बनती है वो थोड़ा अनकाउंटेबल होती है, क्या हमारा कॉम्प्लेक्स ये सही होता है। और जो हमारा वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया होता है, वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया में हमारा ऐसे ईसीजी दिखाई देगी आपको, ठीक है, जिसमें पी वेव हमारी गैप हो जाएगी, वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया में दिखाई देगी। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में थोड़ी आपकी अब नॉर्मल सी, जिसमें थोड़ा काउंटेबल जैसे आप थोड़ा सा देख सको, ग्राफ सा बन रहा है इसमें, आपको पता लग रहा कि क्या है, तो उसमें वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होगा हमारा। और जो हमारा हाइपोकैलिमिया बता देते कि हाइपोकैलिमिया में क्या बता था आपको, इसमें क्या टी वेव गैप हो जाती है, तो यहाँ पर यू वेव बढ़ जाती है। जो हमारा हाइपोकैलिमिया जिसमें पोटेशियम की कमी होती है उसमें क्या होता है, हमारा टी वेव गैप होकर यू वेव आ जाती है। और जो हमारा जिसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है हाइपरकैलिमिया, उसमें हमारी क्या होता है पीक टी वेव, मतलब कि हमारी जो टी वेव नॉर्मल यहाँ पर होती है तो थोड़ी वो बढ़ जाती है। और जो हमारा हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया क्या है, जो हमारे यहाँ से क्यों टी का प्रोलैंगेशन हो जाता है, मतलब क्यों टी का गैप बहुत बढ़ जाता है, ये हमारा
हाइपोकैल्सीमिया की कमी से होता है, लेकिन पोटेशियम जिसमें कैल्शियम कम हो जाता है। और जो हमारा हाइपर कैल्सीमिया है, हाइपर कैल्सीमिया क्या होगा हमारा, जो हमारा एस्टिस लिगामेंट जो बनता है इसकी छोटा हो जाएगा। ये होता है हमारा हाइपर कैल्सीमिया में। ठीक है जी। अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल सा आपको बता देता हूँ जो डायग्राम आता है नॉर्मल जी। जैसे कि हमारी जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट जो हमारी होती है अडल्ट में जो हमारी होती है 60 से लगा के 100 बीट पर मिनट, अगर जो है इसके बीच बीच हमारी तो नॉर्मल ही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो हमारी 60 बीट पर मिनट 60 बीट पर मिनट से कम हुई तो समझ लेना ये हमारा ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया। और जो हमारी 100 से ऊपर जो चली गई बीट, 100 बीट पर मिनट से अबव, ये था हमारा बिलो, तो ये हमारा आता है ट्रेकिकार्डिया, ट्रेकिकार्डिया। ठीक है। हार्ट रेट अगर जो हमारी 60 से नीचे गई तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और जो हमारी से 100 से ऊपर चली गई वो हमारी ट्रेकिकार्डिया होती है। बाकी जैसे कि इसके बाद ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर जो हमारा आता है वो नॉर्मल होता है, वो होता है 120/80, 120 ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। अगर जो हमारा बीपी 120/80 से कम हो रहा, वो 120/80 से बिलो हो रहा, वो हमारा का हाइपोटेंशन। ठीक है। अगर जो हमारा बीपी 120/80 से अबव mmHg से अबव आ रहा तो वो हमारा हो गया हाइपरटेंशन, मतलब बीपी की बढ़ जाना, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है। ये हमारा होगा हाइपरटेंशन के बारे में। एक चीज और हम पढ़ाएंगे, जैसे कि हम हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट नॉर्मली जो हमारा कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है, कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट क्या होता है हमारा, ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो होता है 70, और जो नॉर्मली हम आइडिया लेते हैं हार्ट का वो होता है हमारे 72 बीट। ठीक है। तो 70 या 72 बीट पर मिनट, तो उसकी मल्टीप्लाई करके हमारा जाएगा 72, तो समथिंग आ जाएगा। ठीक है। 5040 आ जाएगा, तो मतलब कि आ जाता है 5 लीटर। हमारा जो हार्ट है 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। ठीक है। ये होगा आपके कार्डियक आउटपुट के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको आज मैंने बताया कि ईसीजी नॉर्मल क्या होती है, कि एक ईसीजी नॉर्मल कितने जो ईसीजी ग्राफ होता है, कितने लार्ज बॉक्स में आते हैं, कितने स्मॉल बॉक्स में आती है। और हमने आज जो पढ़ा है ईसीजी की अबनॉर्मलिटी, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में हमारे अबनॉर्मलिटी से बनता है। एक क्वेश्चन तो 100% आना है ईसीजी से, कहीं से भी आ सकता है, जो कि इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा ना क्वेश्चन जो है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा हाइपोकैलिमिया में ईसीजी कैसे होती है, हाइपरकैलिमिया में कैसे होती है, हाइपोकैल्सीमिया में कैसे होती है, हाइपरकैल्सीमिया में कैसे होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, एट्रियल फिल्टर क्या होता है, ट्रेकिकार्डिया में ईसीजी कैसे होती है, ब्रेडिकार्डिया में ईसीजी कैसे होती है, वेंट्रिकल ट्रेकिकार्डिया में ईसीजी कैसे होती है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में ईसीजी कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।